एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑलमाइटी रूपी पे। आज हम बात करने वाले हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। दरअसल पराग पारिक का ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी फंड है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी आखिर होती क्या है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में वो फंड्स आते हैं जिसमें कि फंड मैनेजर के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन को लेकर। जैसे कि आपको पता होगा सेबी क्लासिफिकेशन के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज में कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगी होती हैं। फ्लेक्सी कैप एक ऐसी कैटेगरी बनाई गई है जिसमें कि फंड मैनेजर अपने हिसाब से किसी भी प्रपोर्शन में लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक्स को रख सकता है। इन फंड्स में फंड मैनेजर फॉरेन इक्विटीज में भी पैसा लगा सकता है। आइए जानते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की स्कीम टाइप और उनकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल को। दरअसल ये फंड एक ओपन एंडेड फंड है, यानी कि अगर आप इसमें पैसा लगाना चाह रहे हैं तो आप कभी भी पैसा लगा सकते हैं। ये फंड इंडियन इक्विटीज, फॉरेन इक्विटीज और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है। यहाँ पे फंड मैनेजर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में बिना किसी प्रपोर्शन के रिस्ट्रिक्शन के फंड मैनेजर अपने हिसाब से पूरे पोर्टफोलियो को बना सकता है। इनकी जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो दरअसल बाय एंड होल्ड की है। दरअसल यहाँ पे फंड मैनेजर्स वैल्यू स्टॉक्स को ढूंढते हैं और उनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। यहाँ पे पराग पारिक की तरफ से जो लॉन्ग टर्म माना गया है वो 5 years एंड मोर का माना गया है। यानी कि जो भी स्टॉक्स उन्हें आइडेंटिफाई किए, जो उन्हें लग रहा है कि अभी अंडर वैल्यूड चल रहे हैं, यहाँ से उनका ग्रोथ पोटेंशियल काफी ज्यादा है, ये अच्छी खासी वैल्यू क्रिएशन करके देके जाएंगे इन्वेस्टर्स को, तो उनको ये बाय करते हैं और होल्ड करते हैं। इसीलिए अगर आप देखेंगे इनका टर्नओवर रेशियो भी सिर्फ 15.12 है। ये टर्नओवर रेशियो आपके लास्ट मंथ से कम हुआ है। लास्ट मंथ ये टर्नओवर रेशियो 18.4 था, करेंटली इट इज 15.12%। आइए फंड की डिटेल जानते हैं। फंड लॉन्च हुआ था 24 मई 2013 को, तो ऑलमोस्ट 9 साल कंप्लीट हो चुके हैं। फंड का टोटल AUM एज ऑन 30 जून था 22,323 करोड़ का। इसमें अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स की मैं बात करूं तो अगर आप एक टाइम में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, लमसम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 1000 है। अगर आप SIP कर रहे हैं तो भी आपको 1000 की मिनिमम SIP करनी है। और अगर आप विड्रॉल करते हैं तो मिनिमम 1000 का विड्रॉल करना ही है आपको। इसके अगर मैं एग्जिट लोड की बात करूं तो अगर आप 365 दिन या उसके पहले निकालते हैं तो आपको 10% यूनिट्स पे कोई नहीं लगेगा आपका एग्जिट लोड, लेकिन 10% के ऊपर की जितनी भी यूनिट्स होंगी यानी रिमेनिंग 90% यूनिट्स पे आपको 2% का एग्जिट लोड देना होगा। अगर आप 366 डेज से 730 डेज के बीच में अगर आप अपनी यूनिट सेल करते हैं तो आपको 10% तक का कोई भी नहीं देना होगा। और अगर 10% यूनिट्स के ऊपर की जितनी यूनिट्स होती हैं जो भी आप सेल करेंगे उस पे आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। तो यानी कि इसमें एग्जिट लोड पीरियड टोटल 730 डेज तक का है। वो इसलिए है क्योंकि फंड मैनेजर्स यहाँ पे बहुत ही लंबे ड्यूरेशन के लिए स्टॉक्स को होल्ड करते हैं। वो जो मैंने अभी आपको पहले बताया कि वो बाय करते हैं और फिर उसको लंबे टाइम के लिए होल्ड करते हैं। इसीलिए फंड की तरफ से भी एग्जिट लोड 2 साल के इसीलिए लगे हैं ताकि अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका भी होराइजन लंबा ही होना चाहिए। क्योंकि कम होराइजन में अगर आप देख रहे हैं कि अगर आप कह रहे हैं मुझे 1-2 साल के लिए कहीं पे पैसा लगाना है तो ये फंड आपके लिए नहीं है। क्योंकि उसमें अगर आप रिडीम भी करेंगे तो आपके जो भी रिटर्न बना होगा उस पर एग्जिट लोड ही डिडक्ट हो जाएगा। तो अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए देख रहे हैं कि 1 साल 2 साल के लिए मुझे इन्वेस्ट करना है तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड आपके लिए नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनका होराइजन 5 years या उसके अबव है। क्योंकि इस फंड के असली रिटर्न्स आपको तभी मिलेंगे क्योंकि जो इसमें स्टॉक्स लिए गए हैं वो एक लॉन्ग टर्म पर्पज से लिए गए हैं। इसका जो बेंचमार्क है वो निफ्टी 500 TRI है। इसके अगर मैं फंड मैनेजर्स की बात करूं तो टोटल 4 फंड मैनेजर्स हैं। राजीव ठकराल जी जो कि चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं और इक्विटी फंड मैनेजर हैं इस फंड के। रौनक ओंकार जी इनके डेडिकेटेड फंड मैनेजर हैं ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स के लिए। राज मेहता जी इनके डेट के लिए फंड मैनेजर है और रुकन ताराचंदानी इनके डोमेस्टिक इक्विटीज के फंड मैनेजर हैं। अगर मैं पोर्टफोलियो की बात करूं तो 30 जून 2022 को इनकी टोटल फॉरेन इक्विटी होल्डिंग्स 22.66% है। इंडियन इक्विटी इनमें इनके पास 70.85% है। इंडियन इक्विटीज लास्ट मंथ से इंक्रीज हुई हैं। मोर देन 50% पैसा इनका लार्ज कैप में लगा है। इसीलिए जब आपका अगर 22,000 करोड़ के ऊपर का जो AUM बना हुआ है उस पर हम लोग को कोई ज्यादा इम्पैक्ट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मोर देन 50% पैसा लार्ज कैप में लगा हुआ है। अब जो ये पैसा मेरा लार्ज कैप में लगा हुआ है अगर यही मेरा स्मॉल या मिड में एक्सपोजर होता तो मेरे लिए 20,000 करोड़ के किसी भी फंड में लगाना एक सही ऑप्शन नहीं होता। लेकिन इस फंड ने करा गया है अपनी स्ट्रैटेजी में कि उनने ये पैसा लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से लगाया है और मेजॉरिटी पोर्शन लार्ज कैप में रखा है। तो इस फंड में हम अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं भले ही जितना बड़ा इसका AUM हो चुका हो, लेकिन ये रिटर्न हमें अब भी देके जाएगा क्योंकि फंड मैनेजर यहाँ पे बहुत फ्रीक्वेंटली अपना पोर्टफोलियो स्विच नहीं कर रहा है और मेजॉरिटी पोर्शन लार्ज कैप में रखा गया है जो कि माना जाता है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है टोटल इक्विटी पोर्टफोलियो को। टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स इसमें सिर्फ 27 है।
अगर मैं पोर्टफोलियो होल्डिंग्स की बात करूं तो 30 जून को आपकी पोर्टफोलियो की होल्डिंग कुछ इस तरह की थी, जिसमें आईटीसी 9.18% है, जैसा आप देख रहे हैं। मतलब आईटीसी में अराउंड 9% का एक्सपोजर पूरे एयूएम का ले रखा है इनने। वो इसीलिए ले रखा है क्योंकि यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और फंड मैनेजर के हिसाब से यहाँ पे आईटीसी एक बढ़िया रिटर्न बना के दे सकता है, इसीलिए उसने सबसे ज्यादा एक्सपोजर आईटीसी में रखा हुआ है, प्लस स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे सारे के सारे जितने स्टॉक्स आपके दिए हुए हैं उनका प्रोपोर्शन आपको दिया हुआ है। 22.66% की आपकी फॉरेन इक्विटीज की होल्डिंग है, जिसमें आपका अल्फाबेट है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजॉन है, मेटा प्लेटफॉर्म्स है, सुजुकी मोटोकॉर्प है। अब आइए बात करते हैं रिटर्न्स के बारे में। तो चलिए मनी कंट्रोल पे चलते हैं, जो कि सबसे रिलायबल सोर्स है अगर आप किसी फंड के बारे में पता करना चाहते हैं। तो हम इसके रेगुलर प्लान की बात करते हैं, क्योंकि अगर रेगुलर के जो रिटर्न्स होंगे डायरेक्ट के उससे थोड़ा ज्यादा ही होंगे। तो रेगुलर प्लान के अगर हम रिटर्न देखें तो इस स्कीम ने दिया है 4.49% का। निफ्टी 500 जो इसका बेंचमार्क था उसने 3.41% का दिया हुआ है। ये लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स में आपको दिखा रहा हूं। अगर मैं लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न्स देखूं तो वो आपको दिखेंगे कि इस स्कीम ने -10% दी है और निफ्टी 500 ने -8.9% दिया है। अब इसके पीछे की थोड़ा रीजनिंग आप समझिए। निफ्टी 500 अगर आप ऐसे देख रहे हैं कि फंड ने बेंचमार्क को तो बीट करा नहीं, फंड ने ज्यादा नेगेटिव रिटर्न दिया है और बेंचमार्क ने कम नेगेटिव रिटर्न दिया है, तो यानी कि आपकी जो बेंचमार्क है वो ज्यादा अच्छी परफॉर्म कर रही है इस स्कीम से। तो ऐसा तो नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि ये फंड बेकार हो गया। इसमें एक चीज समझिए, जो बेंचमार्क है निफ्टी 500 TRI, इसमें जो 500 कंपनीज की इंडेक्स बनी हुई है ये पूरी की पूरी इंडियन इक्विटीज की है। और ये जो फंड बना हुआ है इसमें ऑलमोस्ट 22% पैसा फॉरेन इक्विटीज में लगा है। और ये जो पैसा लगा है ये आपके बेंचमार्क में वो पैसा नहीं है। और जब यूएस मार्केट करेक्ट हुई, जो कि काफी ज्यादा करेक्ट हुई एज कंपेयर टू इंडियन इक्विटी मार्केट, तो वो इम्पैक्ट इस फंड में भी आया, क्योंकि टेक्नोलॉजी हैवी इंडेक्स थी आपकी नैस्डैक, और जितनी भी अपनी आपकी यूएस की टेक्नोलॉजी कंपनीज थी वो सब नीचे आई हैं। तो अगर आप नैस्डैक के रिटर्न्स को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि वो 30% के लगभग करेक्ट हो गई थी। और इंडियन इक्विटीज जो थी निफ्टी 50 वो आपके सिर्फ 17-18% ही करेक्ट हो पाई थी इतने हाई से। तो अगर आप उस सिनेरियो में देख रहे हैं तो सीधी सी बात है, अगर किसी फंड ने यूएस एक्सपोजर लिया है तो उस फंड को ज्यादा हिट हुआ होगा उस टाइम पे। सेम आपको यहां पे दिख रहा है। तो इससे ये आपको नहीं पता चल रहा है कि मतलब फंड अगर नेगेटिव में ज्यादा रिटर्न आपको ज्यादा नेगेटिव रिटर्न अगर दे रहा है तो फंड बेकार हो गया, क्योंकि बेंचमार्क में तो वो स्टॉक्स ही नहीं है। जो 22% पैसा जहां पे लगा हुआ है 22,000 करोड़ के यूएम पे 22% पैसा फॉरेन इक्विटीज में लगा हुआ है, वो अमाउंट उसके बेंचमार्क में है ही नहीं, भले ही बेंचमार्क निफ्टी 500 हो। इसीलिए निफ्टी 500 -8.9% दिख रहा है, इस स्कीम के रिटर्न आपको -10% दिख रहे हैं। सेम चीज आपको दिखेगी अगर मैं 3 महीने की बात करूं, सेम एग्जैक्ट चीज आपको दिखेगी। लेकिन अगर आप देखेंगे तो भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं लगभग 50-60 पैसे का ही डिफरेंस है। 6 महीने में भी आप देखेंगे तो 1.5% के आसपास का ही डिफरेंस है। तो ये मतलब कोई उतना बड़ा वो नहीं है, ड्रॉबैक नहीं है इस फंड का, क्योंकि फंड जब यहाँ से इक्विटी मार्केट अच्छी परफॉर्म करेगी, चाहे इंडिया की हो चाहे यूएस की हो, क्योंकि देखिए अभी इन्फ्लेशन की वजह से पूरी मार्केट नीचे आई हुई है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल में आना है, अब वो 1 साल में आता है, 1.5 साल में आता है, 6 महीने में आता है, 2 साल में आता है, वो फिक्स नहीं है। वो जब भी आएगा आपकी इक्विटीज फिर से रिटर्न देना शुरू करेंगी, क्योंकि जितनी भी आपकी कंपनीज हैं इस फंड में वो कोई ऐसी कंपनीज नहीं है जो रिटर्न दे देंगी। इनफैक्ट आपकी जो फॉरेन इक्विटीज की भी कंपनीज हैं, आपने खुद भी जैसे आपने अभी नाम पढ़े होंगे पांचों कंपनीज बहुत ही अच्छी हैं और कंसिस्टेंटली उनका मार्केट शेयर ग्रो होता चला है। वो अपनी इंडस्ट्री के मार्केट लीडर्स हैं। तो अब मैं अगर किसी भी इंडस्ट्री के मार्केट लीडर में अगर इन्वेस्ट करूं तो मुझे रिटर्न बनाना बहुत ईजी हो जाता है। अब अगर हम बात करें इसके एसआईपी रिटर्न्स की, ये तो हमने बात कर ली कि लमसम रिटर्न्स अगर मेरे हैं तो एनुअलाइज रिटर्न मुझे 1 साल का 4.4 है, 2 इयर्स में एनुअलाइज में 27% है, 3 इयर्स में 22% है, 5 इयर्स में 17.15, सिंस इंसेप्शन 18.13% है। एसआईपी रिटर्न्स की बात करूं तो लास्ट 1 ईयर में -9.46% आया है। मार्केट करेक्ट हुई है तो नेगेटिव ही रिटर्न आपको दिखेगा। और प्लस इसमें हम क्योंकि लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं, क्योंकि फंड मैनेजर की जो कॉल्स हैं वो भी लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, तो 1-2 साल के रिटर्न से हमें कोई फर्क पड़ना भी नहीं है। तो अगर लास्ट 2 इयर्स में हमें 12% का एनुअलाइज रिटर्न मिल रहा है जो कि डिसेंट रिटर्न है, लेकिन हम उसको कंसिडर करके करें तो क्या करें, हमें वो चीज देखनी नहीं, हमें बस ये पता चल रहा है 2 साल में भी इसने ठीक ठाक रिटर्न दिए हैं। 3 साल में एसआईपी रिटर्न 21% के आए हैं। ये आप तब देख रहे हैं कि जब 8 जुलाई को आपकी जो निफ्टी है 16,100 चल रही है। 5 साल के 18.8% है। इसमें हम लोग एक और चीज देखेंगे, अगर किसी ने लास्ट 10 इयर्स तो कभी पूरे कंप्लीट नहीं हुए, तो 9 इयर्स ही कंप्लीट हुए, तो 9 इयर्स में इस फंड में किसी ने अगर एसआईपी करी होती 10,000 रुपीज की, तो क्या रिटर्न आए होते। आइए एसआईपी स्टार्ट डेट में लगा देता हूं मैं 2013। तो 8 जुलाई 2013 को एसआईपी स्टार्ट हुई, 8 जुलाई 2022 को एसआईपी एंड हो गई, यानी 9 साल एसआईपी चली। तो
जिसने भी अगर ये SIP चला है उसको एनुअल रिटर्न मिले हैं 17.4%, यानी 9 साल में मेरे 10,80,000 की वैल्यू हो गई 24,36,000। बहुत ही अच्छा रिटर्न है 17.4% का, और ये रिटर्न हमें इस फंड ने कंसिस्टेंटली दिया है। अब क्योंकि ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है, तो जिस हिसाब से भी अगर मार्केट में चेंजेस होंगे तो फंड मैनेजर भी उस हिसाब से चेंजेस करेगा, लेकिन उतने ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस नहीं करेगा, क्योंकि जो इनने स्टॉक्स लिए हैं वो कुछ सोच के लिए हैं और लॉन्ग टर्म पर्पज से लिए हैं। तो हमको फंड मैनेजर को यहाँ पे एक तरह से देखना चाहिए कि उसने काफ़ी अच्छा काम करके दिया है पास्ट में भी। अगर आप रेशियोज़ की बात करें इस फंड की, तो रेशियोज़ में भी अगर आप जाएंगे तो वहाँ देखेंगे आपको जितने भी तरह के रेशियो आपको दिख रहे हैं सब इस फंड के अच्छे दिख रहे हैं। वोलेटिलिटी लो है, बीटा अगर आप देख रहे हैं तो भी वोलेटिलिटी लो है। शार्प रेशियो देख रहे हैं तो आपके रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स जो हैं वो आपके काफ़ी अच्छे हैं कैटेगरी एवरेज से। टेनोस रेशियो भी अगर आप देख रहे हैं उसमें भी आपको ये फंड बेटर दिखेगा। तो आप किसी भी रेशियो से अगर अपने म्यूचुअल फंड को कंपेयर करते हैं तो वो आपको इस फंड के लिए बेटर ही दिखेगा कैटेगरी एवरेज से। कैटेगरी कौन सी है? फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप में बहुत डिफरेंट फंड्स है, हर फंड की फिलॉसफी डिफरेंट है, लेकिन अब इस फंड ने अपनी कैटेगरी को हर जगह बीट किया, चाहे वो रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, चाहे रेशियोज के पॉइंट ऑफ व्यू। इनफैक्ट रेशियोज और कुछ नहीं, डेली रिटर्न्स के बेसिस पे निकाले जाते हैं। आप जैसे यहाँ पे भी देखते हैं, रेशियोज कैलकुलेटेड ऑन डेली रिटर्न्स फॉर लास्ट 3 years, अपडेटेड एज ऑन 30 जून 2022। तो अब रेशियोज निकाले गए हैं, सारी चीजें निकाली गई हैं, फंड हमें अच्छा दिख रहा है। अब हमें इसमें कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो कि इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट करे हुए हैं और कंटिन्यूसली कुछ लोगों की SIP भी इसमें चलती चली आ रही है। तो देखिए हमारा इसमें होराइजन क्या था, जैसे आपने पहले भी लगाया होगा, तो पहले आपको अगर किसी ने इस फंड के बारे में बताया हो या आपने खुद रिसर्च करी हो, खुद स्टडी करी हो, तो एक चीज आपके दिमाग में ये चीज होनी ही चाहिए कि आपने अगर इसको 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल पहले भी अगर इसमें इन्वेस्ट करा है तो आपने एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू को ही दिमाग में रख के इन्वेस्ट किया होगा, क्योंकि आपने बाकी चीजें देखी होंगी, एग्जिट रोड एंड ऑल। तो आपने एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ही इस फंड में इन्वेस्ट किया होगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म के बेसिस में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये आपके लिए है नहीं। शॉर्ट टर्म के लिए आपको थीमेटिक फंड्स और जिस तरह के सेक्टर्स जो परफॉर्म कर रहे हैं उनकी तरफ जाना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो आपको इस तरह के फंड्स में जाना चाहिए जहां पे फंड मैनेजर बहुत ही अच्छा काम करता है, और स्पेशली जब कोई वैल्यू स्टॉक्स ढूंढ के उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है, क्योंकि बाय एंड होल्ड एक ऐसी चीज है जो बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे फंड मैनेजर वो काम करके दिखा रहा है। तो अब ये फंड हमारे लिए है कि हम इसमें SIP जो है जरूर चलाएं। SIP के बिना इस फंड में आप अगर अच्छे रिटर्न चाह रहे हैं तो बहुत ही कम मिल पाएंगे। और प्लस अगर मेरे पास लमसम है, क्योंकि अभी देखिए मार्केट जो है अराउंड 16,000 ट्रेड हो रही है, तो अगर हमारे पास लमसम पैसा पड़ा हुआ है, हम चाहते हैं उसको कहीं डिप्लॉय करना, तो हम इस फंड में उसको भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बार में पूरा पैसा ना डालिए। अगर 100 रुपए है तो उसको मैं 3 पार्ट या 4 पार्ट में डिवाइड कर लूँ, 25-25 रुपए कर करके मैं 4 अलग अलग टाइम फ्रेम्स में उसको डाल दूँ, तो वो हम ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं कि आने वाले 3 महीने में हमने 4 टुकड़ों में उस पूरे पैसे को डिप्लॉय कर दिया मार्केट में। इसके एडिशन में हमारी SIP जो है, अगर हम इस टाइम पे अपना अमाउंट बढ़ा देते हैं तो हमें ज्यादा फायदा होगा। मान लीजिए अगर हमने 1 साल के लिए अपने SIP को जस्ट डबल कर दिया, अभी हम 10,000 की SIP कर रहे थे, हमने उस 10,000 की SIP को 20,000 कर दिया, तो हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि हमारा होराइजन लॉन्ग रन का है। और लॉन्ग रन में जब डिप में आपने ज्यादा इन्वेस्ट किया होता है ना, तो आपको रिटर्न्स उतने ही ज्यादा अच्छे दिख रहे होते हैं, क्योंकि अभी भले ही आपको लग रहा हो मार्केट ये चल रही है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा नहीं आएगा, लेकिन जब यहाँ से 3 साल बाद आप अगर देख रहे होंगे ना, तो अगर आपने इस टाइम पे जो जो इन्वेस्ट किया होगा, आप खुद ही कहेंगे कि ये जो मैंने डिसीजंस लिए थे ये मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे डिसीजंस थे, क्योंकि अगर आपने वो नहीं लिए होते और आपने वो पैसा अपने बैंक अकाउंट में इधर रखा होता कि मतलब मुझे सेफ्टी चाहिए तो मैंने बैंक अकाउंट में पाकर रखा है, प्लस मुझे FD कर रखी है, FD में तो आप इन्फ्लेशन को भी नहीं बीट कर पा रहे, ये फंड ने तो इन्फ्लेशन सब कुछ बीट करा हुआ है अगर आप रिटर्न्स देख रहे हैं तो अब आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आप अपने एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी, कि आप अगर कहीं पैसा लगा रहे हैं तो पैसा क्यों लगा रहे हैं। आप ट्रायल बेसिस के लिए लगा रहे हैं कि एक वाकई आप एक कॉर्पस क्रिएट करना चाहते हैं अपने लिए। अब वो कॉर्पस किसी भी पर्पस के लिए हो सकता है, आपके ऊपर रिटायरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन, कोई भी पर्पस हो सकता है, लेकिन आप क्या चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो से, ये आपके ऊपर है। फंड काफी अच्छा है, इनफैक्ट अभी भी काफी अच्छा है। अगर आप इसकी होल्डिंग्स भी देखेंगे तो वो होल्डिंग्स भी आपकी जो फॉरेन इक्विटीज की लगी हुई है, क्योंकि अभी रिसेंटली सेबी ने रिलैक्सेशन इनको दिया है कि जितने भी म्यूचुअल फंड कंपनीज या जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो फॉरेन इक्विटीज में पैसा लगाना चाहते हैं, उनके लिए दोबारा से वो खोल दिया गया है, क्योंकि जो लिमिट थी $7 बिलियन की, तो अभी फॉरेन इक्विटी एक्सपोजर जो है वो उसके नीचे आया हुआ है। तो जब तक दोबारा से $7 बिलियन वो लिमिट वो टच नहीं हो जाता है अमाउंट, तब तक के लिए इन्वेस्टमेंट्स ओपन है। तो अगर फंड मैनेजर को यहाँ पर लगता है कि वो यहाँ से अपनी जो फॉरेन इक्विटी की एक्सपोजर है उसको एवरेज आउट कर सकता है, तो वो यहाँ थोड़ा परचेजिंग करेगा, क्योंकि
टेक्नोलॉजी जो था यूएस की टेक्नोलॉजी स्टॉक्स वो सब नीचे आए हैं, फंड ने टेक्नोलॉजी में ही मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट किया है यूएस में। तो यहाँ पे एक मौका है कि अपनी जितनी भी होल्डिंग्स हैं उनको वो एवरेज कर सकता है। तो अगर फंड ये करता है तो इन्वेस्टर्स के लिए और भी अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं फ्यूचर में। तो ये था पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के बारे में एक ओवरव्यू। अभी मैं एक और वीडियो इस पे बनाऊंगा जिसपे मैं इनके पोर्टफोलियो को कंपेयर करूंगा कि लास्ट मंथ से इस मंथ में क्या चेंजेस करे हैं आखिर फंड मैनेजर ने। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।